Hello friends and students, I am Sandeep Patidar from Platinum Study Classes. Today's topic is Joule's pedal wheel experiment. इससे हमें क्या कंक्लूजन मिलेगा वो देखते हैं हम। Joule's pedal wheel experiment में आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, एक वेजल है, ये वेजल है ना। ये वेजल मैंने डायग्राम बना दिया, टाइम कंजम्पशन ना हो इसलिए। ये वेजल है ना, मेटेलिकल वेजल है ना। इस वेजल को हमने क्या करा, इंसुलेट कर दिया, इंसुलेशन। जब वेजल को आप इंसुलेट करेंगे तो इसको हम कहने लग जाएंगे एडियाबेटिक वेजल, वेजल और कंटेनर, वेजल और कंटेनर, ठीक है। इस एडियाबेटिक वेजल के अंदर हमने पेडल और व्हील लगा दिया है ना। इस पूरे सिस्टम को बोलेंगे पेडल व्हील, ये पेडल व्हील है। जब ये पेडल व्हील किससे कनेक्टेड है, पुली, पुली के ऊपर क्या लगा हुआ है, रोप या रस्सी है ना, रोप लगी है। ये रोप किससे कनेक्टेड है, वेट से। जब आप वेट को नीचे की डायरेक्शन में ले जाएंगे, वेट को आप क्या बोलते हैं, वेट इज लोवर्ड। जैसे ही वेट नीचे की डायरेक्शन में जाएगा, अच्छा इसमें मतलब हम ऐसा बोलें कि जूल्स पेडल व्हील एक्सपेरिमेंट कंटेन्स अ क्लोज्ड एडियाबेटिक वेजल, और बोल रहे हैं कि एडियाबेटिक कंटेन्स एडियाबेटिक वेजल, अ नोन मास ऑफ फ्लूइड एंड पेडल व्हील्स एंड अ थर्मोमीटर। हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये सब सिस्टम में है ना। जैसे ही वेट नीचे की डायरेक्शन में जाएगा, ये रोप क्या है, इस डायरेक्शन में जाएगी। जब ये रोप नीचे की डायरेक्शन में जाएगा तो इसको क्या मिलेगा, पेडल व्हील को मिलेगा रोटेशन, पेडल व्हील को मिलेगा रोटेशन। जब ये पेडल व्हील रोटेट करेगा तो ये क्या करेगा, फ्लूइड को डिस्प्लेस करेगा। जब ये फ्लूइड को डिस्प्लेस करेगा तो फ्लूइड पार्टिकल्स में क्या होगा, एक मोशन आएगा, मोशन जनरेट होगा। जब ये फ्लूइड पार्टिकल्स में मोशन जनरेट होगा तो इन फ्लूइड पार्टिकल्स का टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा। तो इसको मैं 2-3 डायग्राम से बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे पहले एक छोटी सी, मतलब इसी को हम छोटे फॉर्म में दिखा रहे हैं। ये वेजल है, इस वेजल के अंदर यहाँ पर एक पेडल व्हील लगा हुआ है। इस पेडल व्हील के अंदर, मतलब इस कंटेनर के अंदर यहाँ पर फ्लूइड है ना। ये कोई फ्लूइड है, फ्लूइड, ठीक है। इस फ्लूइड का यहाँ पे जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर सपोज हम ले लेते हैं इस टेम्परेचर को 35 डिग्री सेंटीग्रेड, 35 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी ये इंसुलेटेड नहीं है, नो इंसुलेशन है ना, नो इंसुलेशन, इंसुलेशन नहीं है। इस कंडीशन में आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर भी क्या होगा, 35 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इसका टेम्परेचर, फ्लूइड का टेम्परेचर ज़्यादा भी होगा तो अभी ये हीट ट्रांसफ़र एटमॉस्फेयर से इसमें हीट ट्रांसफ़र हो रही है। मतलब इस कंटेनर से हीट ट्रांसफ़र एटमॉस्फेयर में और एटमॉस्फेयर से इसमें। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, T1 इज इक्वल्स टू T एटमॉस्फेयर एंड दैट इज इक्वल्स टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड। 35 डिग्री सेंटीग्रेड हमने ऐसा माना है, एज्यूम कर लिया, ठीक। अब ये तो है कंडीशन 1, कंडीशन 1 फर्स्ट कंडीशन है। अब सेकंड कंडीशन में क्या होगा कि हमने इसी वेजल को, इसी क्लोज्ड मेटेलिकल वेजल को के अंदर पेडल व्हील लगा हुआ है। ये पेडल व्हील अब क्या कर रहा है, रोटेट करना स्टार्ट होगा। कब, दूसरी बात, हमने इसको क्या कर दिया, इंसुलेट कर दिया विद इंसुलेशन। अब जब इसको मैंने इंसुलेट कर दिया, इसको मैं क्या लिख दूंगा, विद इंसुलेशन, विद इंसुलेशन। मैं उधर की स्पेस इसलिए बचा रहा हूँ, यहाँ पर मैं आपको थ्योरी लिख करके दूंगा इसकी, कि मतलब इसको एक्सप्लेनेशन कैसे हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे, ठीक है। जब आपने इसको इंसुलेट कर दिया तो हीट ट्रांसफ़र तो एटमॉस्फेयर में नहीं होगी, D क्रॉस Q विल बी 0, ठीक। अब जब इसका टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, 35 डिग्री सेंटीग्रेड जब इसका टेम्परेचर है और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर अब मतलब जब आप इसको रोटेट करना स्टार्ट करोगे
तो हम देख रहे हैं, देखो पहले इसका टेम्परेचर 35 था, जब आप इसको रोटेट करना चालू करोगे, मतलब एक टाइप का वर्क आप दे रहे हैं, जब आप इसको वर्क दे रहे हैं तो हो सकता है कि इसका टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ करके हो जाए 50 डिग्री सेंटीग्रेड। 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है इसका टेम्परेचर कितना हो जाए, 50 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब टेम्परेचर बढ़ गया। ये टेम्परेचर क्यों बढ़ा, यहाँ पर आप देख सकते हैं T2 इक्वल्स टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड एंड टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज 35 डिग्री सेंटीग्रेड। एटमॉस्फेयर का यहाँ पे टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज 35 डिग्री सेंटीग्रेड जो पहले था। जब आपने इसको रोटेट किया तो कंडीशन 2 हो गई, कंडीशन 2। ये कंडीशन 2 किसकी वजह से हुई, ये कंडीशन 2 किसकी वजह से हुई, जब आपने इसको रोटेशन स्टार्ट किया है ना, when pedal wheel is, आप ऐसा बोलें, when weight is lowered it will rotate the pedal wheels and due to rotation of the pedal wheel there will be a friction between the pedal wheel and the fluid particles and thereby temperature of the fluid particles will increase। कितने डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया, 15 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया। यहां से आप देख सकते हैं कि T2 is greater than atmospheric temperature, this is condition 2, है ना। ये आपने क्या करा, इसमें जो आप वर्क सप्लाई कर रहे थे, ये वर्क सप्लाई आपने किया W122 है ना, W122 वर्क इज सप्लाइड, वर्क आपने सप्लाई किया, वर्क इज सप्लाइड, W122 वर्क इज सप्लाइड एंड thereby temperature of the fluid increases। fluid increased and thereby temperature of fluid increased, है ना, बढ़ा इसकी वजह से टेम्परेचर। ये हो गई कंडीशन 2। अब आप क्या करें, आपने जब इसको रोटेशन स्टार्ट किया तो फ्रिक्शन जनरेट हुआ पेडल व्हील और फ्लूइड पार्टिकल्स के बीच में, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ा। ये टेम्परेचर क्यों बढ़ा, ड्यू टू सप्लाई ऑफ द वर्क। जब आपने वर्क 1 to 2 सप्लाई किया तो टेम्परेचर बढ़ गया। और इसको अगर हम डायग्राम के फॉर्म में देखें तो जैसे हम x एंड y दो एक्सिस को कंसिडर करें, जैसे हमने x और y ले लिया, दिस इज 1 to 2 और 1 to 2 में आपने क्या करा, ये है W1 to 2, आपने वर्क सप्लाई किया, W वर्क सप्लाई किया, है ना, W वर्क सप्लाई किया। अब आपने क्या करा, इस पॉइंट पे टेम्परेचर था 35 डिग्री सेंटीग्रेड और यहाँ पे टेम्परेचर हो गया 50 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे टेम्परेचर हो गया 50 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है। अब देखिए हमने क्या करा, स्टेट 2 पहुँच गए। अब हमने इसका इंसुलेशन रिमूव कर दिया, अब हमने इसका इंसुलेशन रिमूव कर दिया। नाउ द इंसुलेशन इज रिमूव्ड, है ना, नाउ द इंसुलेशन इज रिमूव्ड। जब इंसुलेशन आपने रिमूव किया तो इसके अंदर जो फ्लूइड पार्टिकल्स थे, इन फ्लूइड पार्टिकल से हीट ट्रांसफ़र हुई कहाँ पर, एटमॉस्फेयर में, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा था, 50 डिग्री सेंटीग्रेड था। जैसे ही आपने इसके इंसुलेशन को रिमूव किया, यहाँ से हीट फ्लो हो गई किस में, एटमॉस्फेयर में। और ये हीट कब तक फ्लो होती रहेगी, जब तक कि इसका टेम्परेचर फिर से क्या नहीं हो जाता,
एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के बराबर नहीं हो जाता। तो हम इसको बोलें कि T3 इज इक्वल्स टू T1 इज इक्वल्स टू क्या है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, एंड दैट विल बी अगेन 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपने जो सप्लाई किया था वर्क, दिस वाज W122, और इसकी वजह से जो हीट रिमूव हुई दैट विल बी Q221। ये है हीट 221, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो उतनी की उतनी हीट यहाँ से रिजेक्ट हो गई। इसको हम क्या कहेंगे, हीट रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम टू द एटमॉस्फेयर, दैट इज 221। और इसकी वजह से क्या हुआ, सिस्टम फिर से पुरानी कंडीशन में आ गया। इससे आपको फाइनल कंक्लूजन क्या मिलता है, यही चीज़ आप यहाँ पर थ्योरी की टर्म में देख सकते हैं। फाइनल कंक्लूजन आपको ये मिलता है कि फ्रॉम द जूल्स पेडल व्हील एक्सपेरिमेंट वी फाउंड दैट, हमें क्या मिला, फ्रॉम, यहाँ से स्पेस को यूटिलाइज करेंगे, फ्रॉम जूल्स pedal wheel experiment we conclude that W work is directly proportional to heat, है ना। तो D क्रॉस W, या डायरेक्ट हम लिखें W वर्क 122 is directly proportional to heat 221. Heat is denoted by Q, W, and this is Q। 1 to 2। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाएं, प्रोपोर्शन साइन को हटाएं, तो आपको मिलेगा W122 इज इक्वल्स टू J टाइम्स हीट 221, है ना, ये आपको मिला। और इसको बोलेंगे J क्या है इसमें, J इज द मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, और जूल्स इक्विवेलेंट, जूल्स इक्विवेलेंट और मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। फाइनली आपको एक बार फिर मैं जो है इसको रिवाइज कराने की कोशिश करता हूँ। ये पोर्शन इसलिए छोड़ रखा है कि आपको थ्योरी दिखती रहे, आई थिंक दिख भी रही होगी, है ना। मैं बाद में एडिट करके इसमें डालने वाला हूँ। देखिए क्या था, एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर फ्लूइड है, इसको हमने पेडल व्हील इसमें माउंट कर दिया, एक थर्मोमीटर लगा दिया जिससे हमें इसका टेम्परेचर मिलते रहे कि फ्लूइड का टेम्परेचर कितना है ना। ये फ्लूइड का टेम्परेचर दिखाते रहेगा थर्मोमीटर, सब में थर्मोमीटर लगा है ना, इसके अंदर भी थर्मोमीटर लगा है सब में, तभी तो हमें टेम्परेचर की रीडिंग्स मिल रही हैं, ठीक है, टेम्परेचर की रीडिंग्स मिल रही है। पहले आपने जब चेम्बर को इंसुलेट नहीं किया था तब वेजल के अंदर का टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर सेम था। जैसे एटमॉस्फेयर है ना, ये एटमॉस्फेयर, यहाँ का टेम्परेचर 35, अंदर भी 35 है ना। अगर नहीं भी होता थोड़ी देर बाद 35 सेम टेम्परेचर आ जाता। अब हमने क्या करा, जो 35 डिग्री टेम्परेचर की जो वेजल थी, उस जो फ्लूइड था उसको हमने इंसुलेट कर दिया। इंसुलेट करने के बाद हमने क्या करा, वेट को नीचे की डायरेक्शन में गिराया। जब वेट नीचे जाएगा तो पुली रोटेट करेगी, पुली रोटेट करेगी तो पेडल व्हील को रोटेट करेगा, पेडल व्हील जब रोटेट करेगा तो पेडल व्हील इस ब्लेड या व्हील के
और फ्लूइड के बीच में फ्रिक्शन जनरेट होगा, फ्रिक्शन की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। जो टेम्परेचर बढ़ा वो किसकी वजह से बढ़ा, जो आपने वर्क सप्लाई किया इन टर्म्स ऑफ रोटेशन, इन टर्म्स ऑफ रोटेशन, वर्क इज सप्लाइड इन टर्म्स ऑफ रोटेशन, और उसकी वजह से क्या हुआ, फ्लूइड का टेम्परेचर बढ़ गया, बढ़ करके हो गया 50 डिग्री। अब इस कंडीशन में आप देख सकते हैं कि कंटेनर के अंदर फ्लूइड का टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से ज़्यादा है। ये टेम्परेचर किसकी वजह से बढ़ा, वर्क सप्लाइड करने की वजह से। अब आपने क्या करा, इसके इंसुलेशन को रिमूव किया। जब रिमूव करोगे तो यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा था, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कम था, तो धीरे 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 क्या होगा, कंटेनर से हीट रिजेक्ट होगी एटमॉस्फेयर में। और कब तक होती रहेगी, जब तक कि कंटेनर के अंदर का टेम्परेचर इक्विलिब्रियम में ना आ जाए एटमॉस्फेयर के साथ। थोड़ी देर बाद देख रहे हैं कि T3, अगर हम इसको T3 कहें तो T3 इक्वल्स टू T1, एक ही बात है। 2 से लेकर के इसको 3 कहें चाहे 1 कहें, और साइकिल भी कंप्लीट हो गई और इसका टेम्परेचर दोनों का सेम आ गया, दैट इज 35 डिग्री। तो इससे हमें कंक्लूजन मिल गया है कि वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट ट्रांसफर। वर्क ट्रांसफर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट ट्रांसफर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट ट्रांसफर। तो वर्क ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर है ना, प्रोपोर्शन साइन को हटाने के लिए जूल्स लगा दिया। तो कई बार को ऐसे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ जूल्स इक्विवेलेंट, तो जूल्स इक्विवेलेंट की कोई यूनिट नहीं होती, ये भी जो है किलो जूल में होता है वर्क, और हीट भी किलो जूल में होता है, तो कोई यूनिट नहीं होती है ना। इसको बोल रहे हैं, लिमिट को हटाया तो जे आ गया, जे क्या है, जूल्स इक्विवेलेंट और मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट है ना। और यहाँ से आपको एक कंक्लूजन मिलता है कि वर्क इज अ हाई ग्रेड एनर्जी एंड हीट इज द लो ग्रेड एनर्जी, दैट मीन्स कंप्लीट कन्वर्सन ऑफ वर्क इनटू हीट इज पॉसिबल, बट कंप्लीट कन्वर्सन ऑफ हीट इनटू वर्क इज इम्पॉसिबल। क्योंकि आप देखो, अगर ये दोनों बराबर होते तो जे का साइन नहीं आता। थेरेटिकली हो सकता है दोनों बराबर हो, प्रैक्टिकल बैकग्राउंड पे हो नहीं सकता, कुछ ना कुछ फैक्टर होगा, ये 0.9, 0.95, 0.98 समथिंग करके। तो ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। और इसके बाद हम एक छोटा सा टॉपिक देखते हैं जूल्स लॉ ऑफ इंटरनल एनर्जी, देन देखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर प्रोसेस एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर साइकिल। तो नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक कंप्लीट करते हैं, जूल्स लॉ ऑफ इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी का मीनिंग क्या है, इंटरनल एनर्जी विच इज़ डिनोटेड बाय यू। इंटरनल एनर्जी को हम किससे डिनोट करते हैं, यू से। ये क्या होता है, स्टोर्ड एनर्जी है, स्टोर्ड एनर्जी। स्टोर्ड एनर्जी इन अ फ्लूइड। फ्लूइड में जो एनर्जी स्टोर होती है उसको बोलते हैं इंटरनल एनर्जी, है ना। अब इसको जूल्स लॉ ऑफ इंटरनल एनर्जी तक जाने से पहले कुछ हम इसका प्रैक्टिकल बैकग्राउंड पे देखते हैं कि प्रैक्टिकल बैकग्राउंड पे इंटरनल एनर्जी को हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं। जैसे आपने क्या करा, एक पिस्टन सिलेंडर डिवाइस बनाया है ना। इस पिस्टन सिलेंडर डिवाइस की पोजीशन सपोज ये रही। आपने क्या करा, एक हीट सोर्स लगा दिया आपने यहाँ पर, आपने ये हीट सोर्स लगा दिया, आपने ये क्या प्रोवाइड कर दी, हीट। यहाँ पर इसके अंदर क्या है, फ्लूइड, फ्लूइड है, कोई भी गैसेस आप समझे, है ना, गैसेस। फ्लूइड की बजाय गैसेस लिख दे, गैसेस, क्योंकि गैसेस की ही बात करेंगे हम, इन्हें फ्लूइड और गैसेस। इंटरनल एनर्जी किसी में भी हो सकती है, फ्लूइड में क्या होता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैसेस भी हो सकती है, सॉलिड नहीं होगा फ्लूइड में।
तो फ्लूइड का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ लिक्विड, फ्लूइड का मतलब गैसेस भी होती हैं, लेकिन यहाँ पर जूल्स लॉ ऑफ इंटरनल एनर्जी की जब बात करेंगे तो सिर्फ गैसेस की बात करेंगे। यहाँ से जब हीट ट्रांसफ़र होगी इसके अंदर, जब ये हीट ट्रांसफ़र होगी तो क्या होगा, क्या होगा, या तो ये फर्स्ट कंडीशन है, सेकंड में क्या हो सकता है, आइदर वॉल्यूम विल इंक्रीज और प्रेशर विल इंक्रीज। और PV इक्वल्स टू MRT से देख भी सकते हैं, PV इक्वल्स टू MRT। अगर हम हीट सप्लाई करेंगे, इसका मतलब टेम्परेचर अगर बढ़ता है, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीजेज देयर बाई आइदर प्रेशर विल इंक्रीज और वॉल्यूम विल इंक्रीज, और बोथ में बी इंक्रीज इन स्मॉल अमाउंट, और बोथ प्रेशर इंक्रीजेस एंड वॉल्यूम इंक्रीजेस। ठीक है, तो 3 कंडीशन हो सकती है इसकी। अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो पिस्टन की पोजीशन यहीं पर रहेगी और आपने इसको स्टॉपर लगा दिया, स्टॉपर लगा दिया तो वॉल्यूम क्या हो गया, कांस्टेंट। आपने यहाँ से हीट सप्लाई करी, हीट सप्लाई कर रहे हैं ना, हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, और अगर आप हीट सप्लाई कर रहे हो तो प्रेशर विल इंक्रीज, प्रेशर इंक्रीज करेगा। दूसरी कंडीशन है ना, और यहाँ से पिस्टन का मूवमेंट हो गया, यहाँ पर पिस्टन यहाँ पहुँच गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आप हीट सप्लाई तो कर रहे हैं, इसका मतलब प्रेशर इक्वल्स टू कांस्टेंट एंड वॉल्यूम इज इंक्रीजेस। देखो यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट था क्योंकि गैसेस थी ना, ये गैसेस फोर्स तो लगा रही हैं लेकिन पिस्टन ऊपर की डायरेक्शन में जा नहीं रहा है क्योंकि स्टॉपर लगा है, तो वॉल्यूम इज कांस्टेंट बट प्रेशर विल इंक्रीज अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, इस कंडीशन में देखें तो ये फ्लूइड के ऊपर और पिस्टन के ऊपर प्रेशर और पिस्टन के नीचे दोनों सरफेस पे प्रेशर इक्वल होगा। ये प्रेशर और ये प्रेशर क्या है, फोर्सेस, इक्वल फोर्स, इक्वल प्रेशर, ऐसा हम बोल सकते हैं। या दोनों हो सकता है, एक कंडीशन क्या हो कि डिस्प्लेसमेंट भी हो और प्रेशर भी बढ़े, वॉल्यूम भी बढ़े, ऐसा भी कंडीशन हो सकती है, थर्ड कंडीशन है ना। तो हम इसको बोल सकते हैं कि इसमें ये वाला केस ये रहा और वॉल्यूम इंक्रीज वाला केस ये रहा। ये तो जनरल ऐसा होता है, बट जूल्स लॉ बोलता है कि मतलब नॉर्मल कंडीशन में क्या है कि वेन एवर वी सप्लाइड द हीट टू द गैसेस आइदर देयर प्रेशर विल इंक्रीज और देयर वॉल्यूम विल इंक्रीज और बोथ कैन बी इंक्रीज, दोनों ही बढ़ सकते हैं। जब आप हीट सप्लाई करोगे तो या तो प्रेशर बढ़ेगा या वॉल्यूम इंक्रीज करेगा या दोनों ही इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि हीट सप्लाई करोगे तो ये इक्वेशन से आप देख सकते हैं टेम्परेचर बढ़ेगा तो कुछ इस तरीके का सीन हो सकता है। ठीक है, लेकिन जूल्स लॉ बोलता है कि अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली and it is independent of pressure and volume। मतलब जूल्स लॉ बोलता है कि जब आप गैसेस को हीट सप्लाई करोगे तो इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, मतलब या तो टेम्परेचर बढ़ेगा या टेम्परेचर घटेगा, प्रेशर एंड वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो इसी का कंक्लूजन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, है ना। और यहाँ पर आप थ्योरी देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ इंटरनल एनर्जी, ये तो हो गया है ना नॉर्मल कंडीशन में। अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ इंटरनल एनर्जी क्या है, क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ इंटरनल एनर्जी
और जूल्स लॉ ऑफ इंटरनल एनर्जी स्टेट्स दैट internal energy of a perfect gas is a function of temperature only and is independent of volume and pressure. प्रेशर के साथ इसका कोई चेंज नहीं होगा. तो जूल्स लॉ ऑफ इंटरनल एनर्जी है कि इंटरनल एनर्जी which is denoted by U is the function of temperature only, is the function of temperature only, function of temperature only, is the function of temperature only. समझ में आया? इंटरनल एनर्जी is the function of temperature only and it is independent of प्रेशर एंड वॉल्यूम. तो वैसे भी हमें पता है कि du जो होता है वो होता है mCV dt, मतलब T2 माइनस T1. जैसे आइसोथर्मल के केस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी? टेम्परेचर कांस्टेंट, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ज़ीरो है ना. टेम्परेचर कांस्टेंट है. जब टेम्परेचर चेंज होगा तब इंटरनल एनर्जी होगी. प्रैक्टिकल बैकग्राउंड पे इंटरनल एनर्जी जब आप हीट सप्लाई करते हो तो प्रेशर बढ़ सकता है, वॉल्यूम बढ़ सकता है, या दोनों कम ज़्यादा हो सकते हैं, है ना. दोनों भी बढ़ सकते हैं. लेकिन जूल्स लॉ ऑफ इंटरनल एनर्जी के अकॉर्डिंग इंटरनल एनर्जी इज़ द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली. देखा जाए तो थेरेटिकल है 100%, ऐसा प्रैक्टिकल बैकग्राउंड पे होता नहीं है. ठीक है. यहाँ पर इस नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर प्रोसेस एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर साइकिल, और उसका यूज़ आगे बहुत है ना. सो प्लीज़ नोट डाउन.